दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ज़िले में एक चौधरी साहब के पास 4 ईंटें भट्टे होते हैं और इन ईंटें भट्टों पे 200 से ज़्यादा मज़दूर काम करते थे और जिसमें से एक नई लड़की 12वीं पास करने के बाद काम करने आती है। दोस्तों, उस लड़की का नाम रेखा होता है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर और वो लड़की उतनी ही ज़्यादा मेहनती भी थी। तो वो सारे मज़दूर झारखंड के ज़िला रांची से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन जब रेखा इनके बीच में खड़ी होती थी तो वो सबसे अलग ही नज़र आती थी, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत होती है। दोस्तों, एक दिन चौधरी साहब का लड़का कहीं बाहर से आता है और उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है, तो उसका दीवाना हो जाता है और उसी के चक्कर में वो दिन रात लगा रहता था और जिससे रेखा के माँ बाप को बहुत ही टेंशन होने लगती है, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ भी होगा इल्ज़ाम उसी के सर आएगा। और दोस्तों, ऐसा ही होता है। दोस्तों, ये बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरा जो हौसला है वो बढ़ता रहे। दोस्तों, चौधरी साहब जो थे उनका नाम अशोक कुमार होता है और 4 भट्टों के अलावा उनके पास 200-400 बीघा ज़मीन भी होता है और पूरे इलाके में उनका रुतबा रहता है। उनका नाम था, मान सम्मान था, सब कुछ था और उनके पास परिवार में 4 लोग थे। पति पत्नी के अलावा एक बेटा और एक बेटी। बेटी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी और बेटा जो है वो बीटेक की पढ़ाई कर रहा था और उसका नाम हर्षवर्धन होता है। दोस्तों, हर्षवर्धन पढ़ाई करने के बाद 2-4 महीने किसी कंपनी में काम करता था और 23,000 उसको सैलरी मिलती है। तो एक दिन अशोक कुमार बोलते हैं कि बेटा, प्राइवेट नौकरी छोड़ दो और आओ घर पर अपना जो है कारोबार उसको संभालो, उसको देखो। दोस्तों, हर्षवर्धन नौकरी छोड़कर घर चला आता है और भट्टे के पास बने ऑफिस में बैठने लगता है और एक दिन सुबह सुबह वो घूमने निकला था, तभी देखता है कि एक लड़की मिट्टी में खड़ी हुई है और पानी डालकर उसको गोड़े जा रही है, उसको मसले जा रही है, उसमें लगी हुई है और पसीने से तरबतर थी, फिर उसमें जूझ रही है। दोस्तों, उसको देखता है हर्षवर्धन तो देखते ही रह जाता है। दोस्तों, उसका चेहरा पसीने से एकदम शीशे के जैसा चमक रहा था, उसके हाथ पैर एकदम मिट्टी में साने हुए थे। दोस्तों, वो रेखा होती है और जब रेखा की नज़र हर्षवर्धन पर पड़ती है तो मिट्टी से निकलकर फौरन पास में पड़ा हुआ अपना दुपट्टा उठाती है और ओढ़ लेती है। उसके बाद हर्षवर्धन फिर उसको कुछ देर देखता है, उसके बाद फिर वो ऑफिस चला जाता है और अगले दिन फिर वो जाता है और फिर जो है रेखा ही काम कर रही थी और पसीने से तरबतर मिट्टी को अपने पैरों से मसल रही थी, ताकि ईंट बनाने के लिए उसको तैयार कर सके। जब हर्षवर्धन की नज़र उस पर पड़ती है तो फिर वो अपना दुपट्टा उठाती है और ओढ़ लेती है। दोस्तों, जब वो शाम हो जाता है तो अपने माँ बाप के साथ सूखे हुए ईंटों को इकट्ठा करती है और कुछ भी इधर उधर काम करती रहती थी। दोस्तों, जब तीसरा दिन आ गया तो देखता है कि रेखा वहाँ पर थी ही नहीं और ना ही उसके माँ बाप थे। वो इधर उधर देखता है, पूरे भट्टे का कोना कोना छान मारता है, लेकिन जहाँ भी वो लोग अपना खाना बनाते थे, खाते थे, रहते थे, लेकिन उसको वो लड़की कहीं दिखाई नहीं देती है और ऑफिस आता है और सोफे से धड़ाम से गिर जाता है। उसके बाद एसी ऑन कर देता है और फिर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद फिर जाता है, फिर शाम को जाता है। दोस्तों, 1 सप्ते तक वो वहाँ पर चक्कर लगाता रहता है, लेकिन ना तो रेखा थी और ना उसके माँ बाप थे। 8वें दिन जब फिर वहाँ पर पहुँचता है तो दोस्तों, फिर वो लड़की वहीं काम करती हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर वो खुश हो जाता है और जाकर बोलता है कि आई कांट बिलीव दिस, कहाँ चली गई थी तुम। दोस्तों, रेखा कहती है कि कहीं पर तो नहीं, मैं तो यहीं पर थी। तो बोलता है, मैं रोज़ आता था लेकिन तुम्हें देखता नहीं था, तुम यहाँ पर कैसे थी।
दोस्तों तभी उसके माँ बाप आ जाते हैं और माँ बाप हर्षवर्धन से नमस्ते करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये मालिक का बेटा है, नया नया आया है। तो हर्षवर्धन जो है वो बोला कि आप लोग कितने सालों से काम करते हो। तो उसके माँ बाप बोलते हैं हमको 15 साल हो गए हैं यहाँ पर काम करते हुए। तो उसने देखा रेखा के बारे में पूछा तो उसने बोला कि ये हमारी बिटिया है, जो हर्षवर्धन ने कहा कि बहुत काम करती है, बहुत मेहनत करती है। यहाँ की लड़कियाँ तो इतना काम नहीं करती हैं, हमारे घर की लड़कियाँ तो आटा भी गूथे बिना गूथे हुए रोटी बनाने के लिए, और ये तो एक ट्रॉली मिट्टी है, बेचारी परेशान होती है, इसको मसलते रहती है। उसके माँ बाप बोले कि हाँ भैया मेहनती तो है, बहुत ही काम करती है। तो उसने बोला कि आपकी लड़की तो बड़ी अच्छी है। दोस्तों इतना सुनते ही रेखा जो थी उसको थैंक्स बोलती है और बोलती है कि थैंक यू। अंग्रेजी के जब 2 शब्द रेखा के माँ बाप सुनते हैं तो उसको बहुत प्राउड फील होता है और वो बोलते हैं कि भैया मेरी बिटिया तो पढ़ी लिखी है और काफ़ी होशियार है, अपने नानी के यहाँ रहती थी, वहीं से 12वीं पास की थी, और जब नानी का देहांत हो गया है तो इसीलिए हमारे पास चली आई है। अब हम इसको कहाँ रखते, अपने पास ही लेकर चले आए हैं और 1-2 साल में शादी कर देंगे, चली जाएगी। अब दोस्तों जब रेखा के माँ बाप ने अपनी बिटिया की तारीफ़ करी और उन्होंने कहा कि पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी, बहुत ही तेज़ थी, तो हर्षवर्धन ने बोला कि कौन से सब्जेक्ट से बीएड की हो। तो रेखा बोलती है कि मैथ से। इस पर जो हर्षवर्धन है एकदम हैरान हो जाता है और बोलता है कि मैथ तो बड़ा मुश्किल होता है। तो बोलती है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, कौन सा मुश्किल काम होता है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ। तो उसने बोला कि अच्छा तो तुम्हें कितना टेबल आता है, यानी कि पहाड़े आते हैं। तो उसने बोला 100 तक आते हैं। तो हर्षवर्धन ने बोला 100 का मतलब 10 वाला। तो रेखा ने बोला नहीं, 100 का मतलब 1000 वाला आता है मुझे। दोस्तों अब किसी से बोले तो मुझे 20 का पहाड़े आते हैं, तो अगला तुरंत बोलेगा 18 का सुनाओ, 19 का सुनाओ। तो इसीलिए तुरंत हर्षवर्धन ने उससे कहा चलो ठीक है 78 का सुनाओ, 88 का सुनाओ, 79 का सुनाओ। दोस्तों फटाफट रेखा है जो टेबल सुना देती है और उसके बाद मोबाइल में कैलकुलेट निकाल कर चेक कर रहा था कि सही सुना रही है कि नहीं सुना रही है। दोस्तों जब उसने एकदम सही सुनाया तो एकदम हैरान रह गया, उससे बहुत इम्प्रेस हो गया। फिर वो बोला तुम इस ईंट का क्षेत्रफल निकाल सकती हो क्या? ईंट में कहे तो आपके पूरे भट्टे का क्षेत्रफल निकाल दूं, आप कहो तो इस चिमनी का क्षेत्रफल निकाल दूं, आप कहो तो जहां बैठते हो ऑफिस का निकाल दो, किसी भी चीज़ का निकाल सकती हूं। दोस्तों समझ जाता है। उसके बाद बीटेक किया ही था और कुछ सवाल करता है, बहुत इम्प्रेस होता है। अब दोस्तों रेखा के माँ बाप भी वहीं पर थे तो पूछते हैं हर्षवर्धन से कि भैया कैसी है मेरी बिटिया, कुछ पढ़ी लिखी है कि नहीं है? तो बोलता है चाचा क्या ही बताएं हम आपको, आपकी बिटिया तो एकदम जीनियस है, आप शायद नहीं समझोगे लेकिन ये तो कोई भी एग्ज़ाम ऐसी क्लियर कर सकती है, इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी मेहनती भी है, वाकई बहुत ही ब्यूटीफुल है। दोस्तों उसके बाद वो चला जाता है और फिर शाम को आता है। 2-4 दिन उसके बस बातें ही करता रहता है और इधर ही बातें उधर की बातें, और आँखों ही आँखों में दोनों में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और 1-2 दिन के लिए हर्षवर्धन चला जाता है अपनी बहन से मिलने लखनऊ। फिर वहीं पर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी, वहाँ से मिलने के बाद आया और तीसरे दिन जब गया तो वो रेखा के पास, तो रेखा ही कुछ उदास सी लग रही थी। उसको देख के खुश हो जाती है और उसके बाद बोलती है कि कहाँ चले गए थे आप, नहीं आप तो बताए भी नहीं। तो उसने बोला कि क्यों बताने की क्या ज़रूरत थी? तो उसने कहा कि कोई आपका इंतज़ार कर रहा था। तो हर्षवर्धन ने कहा कि कौन इंतज़ार कर रहा था? तो उसने बोला कोई थी लड़की आपके यहाँ काम करने वाली, कोई मज़दूर समझ जाता है। तो बोलता है कि क्या बात कर रहे हो, सच में मेरा इंतज़ार कर रही थी तुम? तो उसने बोला हाँ क्यों नहीं कर रही थी? तो दोस्तों बोला अच्छा वैसे भी तो 1 हफ्ते इंतज़ार किया था, तब तुम बताओ कहाँ चली गई थी? अब दूसरे भट्टे पर चले गए थे तो कुछ अर्जेंट काम था तो वहाँ पर हम लोग चले गए थे, इसीलिए यहाँ पर 1 हफ्ते
नहीं थी, तो उस दिन मैं झूठ बोल रही थी कि मैं यहीं पर थी दोस्तों। उसके बाद हर्षवर्धन बोलता है कि मैं अपनी बहन को मिलने गया था, उसकी शादी करनी है, कहीं लड़का वगैरह देखना था, तो उसके लिए भी जाना था 2-4 दिन में। तो रेखा कहती है कि अच्छा आप शादी कब करोगे? तो हर्षवर्धन बोलता है कि मेरी शादी, मैंने तो शादी कर ली है, मेरी तो शादी हो गई है। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो रेखा थी मिट्टी से बाहर निकल जाती है और अपने सर को झुकाकर बैठ जाती है। और हर्षवर्धन जाता है उसके पास, तो बोलता है कि क्या हुआ यार, मैं मजाक कर रहा था दोस्तों। उसको देखते ही उसकी आंखें डबडबा हुई थी। वो बोलती है कि नहीं, आप मजाक नहीं कर रहे हो। तो हर्षवर्धन ने बोला कि मैं सच में मजाक कर रहे हूँ यार, मेरी शादी नहीं हुई है, तुम्हारी कसम। अब दोस्तों इसके बाद जो रेखा थी वो बोलती है कि नहीं प्लीज़ आप चले जाओ, आप झूठ बोल रहे हो। उसने बोला नहीं, झूठ बोल रहा हूँ यार, वाकई में मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूँ दोस्तों। फिर से वो बोलती है कि मैं कौन होती हूँ जो आप मेरी कसम खा रहे हो। दोस्तों उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरी कौन हो। दोस्तों उसके बाद दोनों एक दूसरे के आंखों में आंखें डालते हैं और शायद उसका दिल इशारा करता है, दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और एक दूसरे के गले लिपट जाते हैं। दोस्तों उसके बाद इन दोनों को ख्याल ही नहीं रहता है कि कहाँ पर है, कोई उनको देख भी रहा है। दोस्तों 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट हो गया, वो लोग ऐसे ही लिपटे रहे। तभी दोस्तों जो रेखा की माँ थी उसका ईंट पाथने का टाइम हो गया था, वहाँ से चल के आती है और वो दूर से जब इन दोनों को देखती है तो इन दोनों को दूसरे के गले लगाए हुए थे दोस्तों। वो कुछ कटफट की आवाज़ करती है ताकि ये लोग समझ जाए, और जब आवाज़ आती है तो इनके कानों तक ये दोनों एक दूसरे को छोड़कर खड़े हो जाते हैं। और उसके जब बाद उसकी माँ आती है तो ये लोग शुक्र मानते हैं कि चलो किसी ने देखा नहीं। लेकिन दोस्तों इनको पता नहीं था कि ये पकड़े जा चुके हैं। वो आती है और हर्षवर्धन से कहती है कि भैया आप धूप में क्यों खड़े हो, आपको धूप लग जाएगी, आप ऑफिस में ही जाकर बैठो। इस तरीके से मज़दूरों के बीच में रहना इतना ठीक नहीं है दोस्तों। वो चला जाता है और उसके बाद वो अच्छे से रेखा की खबर लेती है दोस्तों। उसके बाद रेखा की माँ उसको समझाते हुए कहती है कि देखो बेटा, ये बड़े लोग हैं, ये बड़े ख़राब लोग होते हैं, हम इनका कुछ नहीं कर पाएंगे। हम इनको, अगर इसके पिताजी जान जाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है तो हम तीनों को इसी भट्टे में झोंक देंगे, इसी में डलवा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर कोई अपने जवान बेटियों को नहीं लाता है काम करने के लिए। लेकिन हम तुमको लेकर आए हैं कि तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम इस तरीके से करोगी तो बेटा देखो, अपनी भी इज्जत का ख्याल रखो, हमारी इज्जत का ख्याल रखो। इन लोगों की दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है, औकात में रहो। और इस तरीके से तुम बातचीत भी करती रहो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आगे से सावधान रहना कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों ज़िंदगी में पहली बार रेखा ने प्यार किया था और इतने कठोर शब्दों के साथ, इतने डरावने अनुभव के साथ उस पर पाबंदी लग गई थी। लेकिन हर्षवर्धन जो था इधर से जाता है और उसका हौसला 7वें आसमान पर था दोस्तों। शाम को गाड़ी निकालता है, मार्केट जाता है और रेखा के लिए कपड़े लाता है, गिफ्ट लाता है। और उसके बाद सुबह सुबह फिर वो जाकर एक बैग में वहाँ पर खड़ा हो जाता है। रेखा नज़र झुकाए हुए अपना काम ही कर रही थी, कोई रिएक्शन नहीं देती है। जाके वो हाय हेलो करता है, कुछ नहीं बोलती है। तो बोलता है क्या बात है, कल की बातों से कुछ नाराज़ हो क्या, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तो रेखा उससे कहती है कि प्लीज़ आप मेरे पास मत आया करो, कल माँ ने देख लिया था और मुझे ऐसे ऐसे कह रही थी, अगर आपके पिताजी जान जाएंगे तो हम सबको मार डालेंगे, हमको तो कुछ होगा नहीं, इसीलिए प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ पर मत आया करो, आप मुझे मत बातें किया करो। अब दोस्तों रेखा के माँ बाप ने इतनी हरकतों को देख लिया और उसकी माँ आती है और उससे कहती है कि भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, देखो हम गरीब लोग हैं, मेरे पेट में लात मत मारो, 15 सालों से यही काम कर रही हूँ, खा रही हूँ, कमा रही हूँ, अगर आपके पिताजी को पता चल जाएगा तो हमारी खाल खिंचवा देंगे। और उसके बाद
गलती किसकी है ये तो इसीलिए भैया आप जो है वो मेरी बेटी को छोड़ दो। हम लोगों को भैया कमाने खाने दो, बहुत ही गरीब आदमी हूँ, हमारा कोई दुनिया में सहारा नहीं है, इसीलिए आप प्लीज़ हमारी बेटी से दूर हो जाओ। बस जो भी हो सहारा हो, बस आप लोग के यहाँ काम करके जो गुजारा करते हैं बस यही सहारा है और कुछ नहीं है हमारे पास। इसीलिए भैया आपके लिए पूरी दुनिया पड़ी है, बस आपसे हाथ जोड़ती हूँ। आप जो है कल किए हैं वो आप मेरी बेटी के साथ मत करना। दोस्तों हर्षवर्धन वहाँ से चला जाता है और ऑफिस में बैठ जाता है उदास मन से। उसके जाने के बाद रेखा भी जो है वहीं पर रोने लगती है, क्योंकि उससे पहले प्यार का इस तरीके से अंत हो जाता है। तो भट्टे का जिससे 4-5 किलोमीटर दूर हर्षवर्धन का घर होता है। शाम को खाना खा रहा था और अपने पिताजी से बोलता है कि पापा मैं शादी करूँगा। तो बोलता है बेटा कर ले, पर कौन सा कह रहा है कि तू शांत हो जा। कह रहा है नहीं पापा मैं सीरियस कह रहा हूँ, मैं शादी करूँगा। तो उसने बोला कि हाँ तो मैं भी सीरियस ही, तू कहीं लड़की उनकी देखा तुमने? क्योंकि मैं तो पहले ही से ही तेरे से बोला था कि लड़की वगैरह देख लेना भाई अपने लिए, ये सर दर्द है मेरे सर पर मत पालना। कहा हाँ पापा मैंने लड़की देख रखी है लेकिन वो गरीब है। तो बोलते हैं कि बेटा गरीब अमीर का कोई इशू नहीं है, लड़की अच्छी होनी चाहिए और हमारे पास कौन सी किसी चीज़ की कमी है या हम किसी से दहेज लेंगे। तो आगे बात फिर हर्षवर्धन बोलता है कि पापा जो लड़की है वो थोड़ी कम पढ़ी लिखी है। तो इस पर भी अशोक कहते हैं कि देख बेटा मैंने तुझे इंजीनियर बनाया इसीलिए नहीं कि ऐसी बेवकूफ़ी करो, अनपढ़ लड़की से बिल्कुल नहीं चलेगी, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। फिर हर्षवर्धन बोलता है कि नहीं पापा एकदम से अनपढ़ नहीं है, पढ़ी लिखी है, लेकिन जो जितना पढ़ी लिखी है उससे दुगनी उसके पास जानकारी है, उससे दुगनी उसके पास नॉलेज है। फिर अशोक बोलता है कि हाँ बेटा और भी कोई खासियत है तो बस बता दो। इसी लगे तो मैं हर्षवर्धन बोलता है कि पापा जो लड़की है वो अपने भट्टे में काम करती है। अब दोस्तों इतना सुनते ही अशोक जो है वो खड़े हो जाते हैं और चौंक जाते हैं और बोलते हैं क्या बात कर रहे हो तुम? तो हर्षवर्धन बोलता है कि हाँ पापा वो भट्टे में ही काम करती है। बोलते हैं कि कौन है भट्टे पर? वो बोला मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ ऑफिस में ही। बोलते हैं जहाँ क्या काम है लड़की का? तो उसने बोला पापा रेखा नाम है। बोलो रेखा नाम की है, सुखदेव की लड़की है। हर्षवर्धन ने कहा कि पापा मुझे नाम तो नहीं पता है उसके माँ बाप का, लेकिन माँ बाप साथ वो रहती है। इतना सुनने के बाद अशोक तुरंत अपने मुंशी का जो है मैनेजर होता है भट्टे का, उसको फ़ोन लगाता है और बोलता है कि जाओ वहाँ पर जो सुखदेव है उसकी जो पत्नी है और उसकी जो बेटी है इन दोनों को लेकर आओ और तुम घर से जल्दी आनो। अब दोस्तों घर में कोहराम मच जाता है। जब हर्षवर्धन की माँ ये बात सुनती है तो कहती है अरे मैं कह ही रही थी कि बेटा मेरा भट्टे पर काम नहीं करेगा, जादू टोने वाले होते हैं, कुछ करके खिला पिला दिया है और इस तरीके से बात कर रहा है। बताओ भट्टे वाली से शादी करेगा? इसकी मति मारी गई है। इसको हमने बाहर भेजा पढ़ने के लिए, वहाँ से नहीं किसी को पसंद किया, आकर यहाँ पर भट्टे वाली से शादी करेगा। अब दोस्तों अशोक जी परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं अरे यार तुम ज़रा शांत रहो, कुछ सोचने दो। अब दोस्तों उसके बाद जो मुंशी था वो जाता है और वो लोग खाना वाना खा रहे थे और जाके बोलता है कि चलो बड़े साहब ने बुलाया है घर पर। अब दोस्तों जब वो लोग सुनते हैं कि समझ जाते हैं, वो बोलते हैं कि मुंशी जी उसका पाँव पकड़ लेते हैं। उसकी माँ बोलती है मुंशी जी मुझे बचा लो, इस तरीके से मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। तो बोलता है क्या बात है? उसे कुछ समझ में नहीं आता है। बोलता है क्या तुम लोगों ने कोई गलती करी है क्या? फिर वो सारा माजरा बता देती है, बोलती है कि मेरी बेटी कोई गलती नहीं करी है, बस वही भैया जो है वही दौड़ दौड़ के आते थे इसके पास। अब बताओ अब ये बात कैसे पहुंच गई, कौन पहुंचाया दिया, अब क्या होगा? मुंशी से बोलती है भैया मुझे बचा लो, किसी तरीके से हम लोगों को यहाँ से निकाल दो, हम लोग भाग जाते हैं। मुंशी बोलता है अरे तुम लोग अपने बारे में सोच रहे हो, मुझे ही तुम पूरी जिम्मेदारी उन्होंने दे रखी है कि मेरे बेटे को ज़रा काम के बारे में बताते रहना। अब बताओ मेरे नाक के नीचे ये सब हो गया, मुझे
पता ही नहीं चला। तुम लोग क्या गुल खिलाओगे, अभी वहाँ पर चलो और फिर बात पता चलेगा। वो लोग जाने के तैयार नहीं होते हैं। फिर मुझसे कहता है जान जान से तो मार नहीं देंगे, इसीलिए चलो मेरे साथ और मैं भी साथ में रहूँगा तुम लोगों के साथ। जो भी कहेंगे मुझे भी तो कुछ कहेंगे। दोस्तों ये चारों लोग रात को 1-1:30 बजे जाकर वहाँ पर पहुँचते हैं। तो उसको माँ जो थी हर्षवर्धन, जो वो पर्दे के पीछे चली जाती है। दोस्तों जाते ही देखा रेखा की माँ जो होती है वो चौधरी साहब का पैर पकड़ लेती है और कहती है कि साहब मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। वो बोलते हैं उसके पति से कि यार सुखदेव अपनी पत्नी को जरा उठाओ, और फिर वो बोलते हैं चुप रहो तुम सब। दोस्तों वो लोग जो होते हैं चुप हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि रेखा से तुम इधर आओ, ये बताओ कि तुम इससे प्यार करती हो या तुमसे प्यार करता है, ये बताओ सज़ा किसको दी जाए। तो रेखा कहती है कि इनकी कोई गलती नहीं है, जरा दोस्त सारा दोस्त मेरा ही है। इधर जो है हर्षवर्धन है वो बोलता है नहीं पापा ये झूठ बोल रही है, गलती मेरी है, मैं ही जाता था इसके पास ही, इससे पहले बात करता था, इसीलिए इसको कुछ मत कहो। जो भी है मैंने किया है, इन लोगों की कोई गलती नहीं है। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद अशोक जी हंसने लगते हैं और फिर वो अपने पत्नी को बुलाते हैं, इधर आओ देखो यही लड़की है, तुम ये बताओ कैसी है, सुंदर है कि नहीं है। उसकी माँ देखती है तो बोलती है ये तो बहुत सुंदर है। तो बोलते हैं हाँ तो ठीक है तुम्हारा काम हो गया, और ये सुंदर है और मैंने इनका मेहनत भी देखा है, और जो सुखदेव है इनकी जो पत्नी है, इन लोगों को 15 सालों से ईमानदारी भी देख रहा हूँ, इनका भी मेहनत देख रहा हूँ। मुझे तो भाई इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर मेरा अनुभव बता रहा है। रेखा और हर्षवर्धन पूरा ज़िंदगी भर सुखी रहने वाले हैं और हम लोगों को क्या चाहिए। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद जो उसके माता पिता होते हैं रेखा को, वो कहते हैं कि दिया हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हम आपके यहाँ ज़िंदगी भर मुफ्त में काम करेंगे, करते रहेंगे। और वो बोलते हैं ये यार सुखदेव तुम मेरे यार समधी बन गए हो, तो इस तरीके से बात मत करो। दोस्तों उसके बाद चौधरी साहब ने हर्षवर्धन की और रेखा को धूमधाम से शादी करके रेखा जो है वो आगे की पढ़ाई करने लगती है। और फिर दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी तो आप हमें लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।